हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे शिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में और इसका ये कंपनी का बिजनेस क्या है ये भी डिस्कस करेंगे और क्यों ये कंपनी इसका जो हाई डिमांड प्रोडक्ट्स है इसमें वर्चुअल मोनोपोली एंजॉय करता है और क्या अब ये आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी मैन्युफैक्चर करता है माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज एमसीसी। सेल्यूलोज क्या है? जो पेड़ के तने में जो कोशिका होते हैं उसका जो आउटर पार्ट होता है उसको सेल्यूलोज बोलते हैं। और ये जो एमसीसी है ये तने में जो कोशिका होता है उसका आउटसाइड पार्ट होता है उससे ही बनता है। और ये क्या यूज होता है? ये एक एक्सिपिएंट की तरह यूज होता है जो फाइनलाइज्ड जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रोडक्ट है और फूड न्यूट्रास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसमें यूज होता है। तो एक्सिपिएंट क्या है? एक्सिपिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है और दूसरे चीज से मिलाने से ये उनको बाइंडिंग कर देता है। जैसे कि वाटर के साथ नॉर्मली ऑयल नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम एमसीसी मिला देंगे तो वाटर के साथ ऑयल मिल जाएगा और वो केमिकल जो प्रॉपर्टी है वाटर और ऑयल का वो भी चेंज नहीं होगा। और ये कंपनी का हैदराबाद, झगड़िया और दहेज जो गुजरात में है, यहाँ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और ये कंपनी का गुजरात अल्कालिस केमिकल्स लिमिटेड के साथ एक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट है, जिसके तहत ये कंपनी जो जीएसीएल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको यूज करके सोडियम क्लोराइड, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर और पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कंपनी किस इंडस्ट्री के अंदर आता है और उस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू होता है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन एक्सपोर्ट से ही आता है। तो ये जरूरी बन जाता है कि हमारे लिए कंपनी का जो ग्लोबल मार्केट के बारे में भी डिस्कस करें। तो ग्लोबल एमसीसी मार्केट साइज जो है ये कैलेंडर ईयर 2020 से 25 तक 7.25% CAGR से बढ़ के 1.4 बिलियन US डॉलर बनने वाला है। और जब ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करते हैं तो कैलेंडर ईयर से ये रेफरेंस लेते हैं। जब इंडियन मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर में बात करते हैं। और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होके मार्च में एंड हो जाता है और कैलेंडर ईयर आपको तो पता ही होगा जनवरी से स्टार्ट होके दिसंबर में एंड होता है। और ये जो ग्रोथ होने वाला है एमसीसी का मार्केट साइज, ये क्यों होने वाला है? क्योंकि जो पैकेज्ड फूड होता है और जो ग्रोइंग प्रोडक्शन हो रहा है फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट का, इसके लिए एमसीसी का भी मार्केट साइज बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट में एमसीसी यूज होता है। और कंपनी एमसीसी को छोड़कर और एक प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करता है जिसको बोलते हैं CCS, क्रॉस कार्मेलोज सोडियम। और इसका जो मार्केट साइज है कैलेंडर ईयर 2019 में ये 76.46 मिलियन US डॉलर है और ये बढ़कर कैलेंडर ईयर 2020 तक 81.96 मिलियन US डॉलर हो गया है। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि कैलेंडर ईयर 2021 में ये बढ़कर 87.86 मिलियन डॉलर होगा। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये 5.96 CAGR से बढ़ के कैलेंडर ईयर 25 तक ये बन जाएगा 116 मिलियन US डॉलर। और ये इसका जो भी ग्रोथ होने वाला है ये भी सेम पैकेज्ड फूड और जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट में यूज होता है, तो इसका ग्रोथ का कॉज भी सेम ही है। और शिगाची जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये एक मैन्युफैक्चर है, एक्सपोर्ट भी करता है और सप्लाई करता है क्या? एमसीसी, जिसको बोलते हैं माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज और फिल्टर एड सेल्यूलोज। और ये कंपनी हाई क्वालिटी सेल्यूलोज बेस्ड जो एक्सिपिएंट है ये मैन्युफैक्चर करता है और सप्लाई करता है फार्मास्यूटिकल फूड इंडस्ट्रीज को। और ये जो शिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एमसीसी का इंडिया में।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं ये सब जो है कंपनी के प्रोमोटर है रविंद्र प्रसाद सिन्हा, सीतामनाथन षणमुगनाथन, अमित राज सिन्हा, आरपीएस प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और कंपनी का जो आईपीएलआर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जो फंड राइज करेगा इसको कहाँ खर्च करने वाला है। ये एमसीसी प्लांट जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दहेज गुजरात में, इसका एक्सपेंशन के लिए 28 करोड़ खर्चा करेगा। और जो एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट झागाड़िया गुजरात में है इसका एक्सपेंशन के लिए 29 करोड़ खर्चा करेगा। और एक जो प्रोपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सीसीएस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 32 करोड़ खर्चा करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। ग्लोबल इकोनॉमी कैलेंडर ईयर 2021 में 6.0% में ग्रो करेगा और कैलेंडर ईयर 2022 में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 4.9% में ग्रो करेगा। और ये बेसिकली जो 2021 में इमर्जिंग एशिया और जो इमर्जिंग कंट्रीज है ये डाउन रहने वाला है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसका इकोनॉमी ग्रो करने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं एमसीसी इंडस्ट्री, माइक्रो क्रिस्टलिन इंडस्ट्री के बारे में। तो माइक्रो क्रिस्टलिन जो है ये पेड़ का जो तने होता है उसका जो कोशिका होता है उसका आउटसाइड जो पल्प होता है उसी से ये बनता है। ये केमिकली इनर्ट सब्सटेंस है, मतलब ये केमिकली नॉन रिएक्टिव है। और ये कहाँ यूज होता है, फूड्स में, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। और ये जो एमसीसी है ये नॉन टॉक्सिक है, रिन्यूएबिलिटी है और बायोडिग्रेडेबिलिटी भी है, इसीलिए ये ज़्यादातर यूज होता है। और इसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि हाई सरफेस एरिया और बायोकम्पेटिबिलिटी, इसके लिए इसको फूड प्रोडक्ट में भी इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर और एंटी केकिंग एजेंट, टेक्सचर मॉडिफायर, स्टेबलाइजर, फैट सब्सटीट्यूट और सस्पेंडिंग एजेंट के तहत यूज किया जाता है। और जैसे जैसे एमसीसी का यूज बढ़ रहा है दूसरे सारे प्रोडक्ट में, तो एमसीसी का ग्लोबल मार्केट भी बढ़ रहा है। और जैसे कि एमसीसी जो है एक स्टेबलाइजर, जेलिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है, सस्पेंडिंग एजेंट की तरह और एंटी केकिंग एजेंट की तरह बेवरेज में भी यूज होता है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उसमें भी यूज होता है। और ये एक कोल्ड एंड हॉट स्टेबलाइजर है, फ्रोजन फूड, आइसक्रीम जैसे कैंड मीट ये सब में भी यूज होता है। और एमसीसी जो है फार्मास्यूटिकल में भी यूज होता है क्योंकि ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस मतलब इसका स्मेल भी नहीं रहता है। और ये केमिकली इनर्टनेस मतलब इसका केमिकली ये नॉन रिएक्टिव है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो दूसरे रीजन्स है उसमें एमसीसी का मार्केट साइज क्या है। जैसे कि 2020 तक यूरोप में 323 मिलियन यूएस डॉलर है, नॉर्थ अमेरिका में 287 मिलियन यूएस डॉलर है और एशिया पैसिफिक में 218 यूएस डॉलर है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 158 मिलियन यूएस डॉलर है। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक यूरोप में 462 मिलियन यूएस डॉलर बनने वाला है मार्केट साइज एमसीसी का, और नॉर्थ अमेरिका में ये बनने वाला है 406 मिलियन यूएस डॉलर, और एशिया पैसिफिक में ये बनने वाला है 308 मिलियन यूएस डॉलर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 224 मिलियन यूएस डॉलर। और आप यहाँ से देख सकते हैं एमसीसी मार्केट साइज इंडिया में ये भी, जैसे कि ये फार्मास्यूटिकल, फूड बेवरेज, कॉस्मेटिक और अदर में, फार्मास्यूटिकल में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। 2020 का डाटा देख सकते हैं 21 मिलियन यूएस डॉलर फार्मास्यूटिकल में ही यूज हो रहा है, और फूड बेवरेज में 11 मिलियन यूएस डॉलर यूज हो रहा है, और कॉस्मेटिक्स में 5 मिलियन यूएस डॉलर और अदर प्रोडक्ट में 1 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक ये बढ़ के फार्मास्यूटिकल में 47 मिलियन यूएस डॉलर बन जाएगा ये मार्केट साइज, और फूड एंड बेवरेज में 25 मिलियन यूएस डॉलर बन जाएगा, और कॉस्मेटिक्स में 18 मिलियन यूएस डॉलर और अदर में 4 मिलियन यूएस डॉलर बन जाएगा। और ये आपसे देख सकते हैं यहाँ से जो मार्केट शेयर है फार्मास्यूटिकल में 35 to 40% जा रहा है, और फूड एंड बेवरेज में 20 to 25%, कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर में 15 to 20%, और अदर प्रोडक्ट में 10 to 15% ये यूज हो रहा है। और जो मार्केट प्लेयर्स जो है, मतलब दूसरा जो कंपनीज में जो कॉम्पिटिटर है इसका ग्लोबल में और
इंडिया में। तो ग्लोबल में कौन है? अमेरिका में डुपोंट, एफएमसी कॉर्प, जेआरएस फार्मा, अवेंटर, रेनियर एडवांस्ड मटेरियल्स, और यूरोप में डीएफई फार्मा, फ्रेशलैंड कंपनी, और इंडिया में शिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और एक है लिब्रा फार्मा। और ये आप देख सकते हैं चाइना में भी 2 कंपनी है। तो ये सब ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स है, और इंडिया में कॉम्पिटिटर कौन है? लिब्रा फार्मा। तो फ्रेंड्स चलिए शिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और ये 2 स्टेट में है, जैसे कि गुजरात में 2 है और तेलंगाना में 1 है, जो कि हैदराबाद में है। और ये कंपनी का ये सब ब्रांड्स है, हाइसेल्टियम, एसएल, कोडसेल, ग्लोसेल, और कंपनी का एक फॉरेन होली ओन्ड सब्सिडियरी भी है, सब्सिडियरी कंपनी, जो कि यूएस वर्जीनिया में है, और ये अमेरिकन मार्केट को बेसिकली टारगेट करता है। और जो इसका जो बहुत सारे कस्टमर है, डिकेड लॉन्ग कस्टमर है, 2 डिकेड से भी ज़्यादा ये इनका कस्टमर रहे हैं। और ये जो ऑस्ट्रेलिया में इनका न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए हेल्प करते हैं। और जो क्रॉस कार्मेलो सोडियम है, CCS, ये एक सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज है, और ये क्या है? एक ग्रेस वाइट और वाइट पाउडर है, जिसका कोई स्मेल नहीं होता है, और ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में यूज होता है। और ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका सेल्फ लाइफ ग्रो करने के लिए यूज होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि ग्लोबल फार्मा मार्केट का साइज 2018 में ये 1206 मिलियन $, था, और 2020 में ये बढ़कर 1228 मिलियन $, हो गया। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक ये बढ़ के 1700 मिलियन $, बनने वाला है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, जिसका वर्ल्ड का फार्मा हब जिसे बोला जाता है। और इंडिया का फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है ये सप्लाई करता है जो वेरियस वैक्सीन है, ग्लोबल डिमांड का 50% इंडिया सप्लाई करता है। और जो यूएस में जेनरिक मेडिसिन का डिमांड है उसका 40% इंडिया सप्लाई करता है। और जो यूके में मेडिसिन है उसका 25% इंडिया ही सप्लाई करता है। और इंडिया जो है एक सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है बायोटेक वर्कफोर्स का वर्ल्ड में। और इकोनॉमिक सर्वे कैलेंडर 2021 तक के हिसाब से ये जो इंडिया का जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट है ये नेक्स्ट डिकेड में, मतलब आने वाले 10 साल में बढ़कर 3 गुना बन जाएगा। और इंडिया का जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कैलेंडर ईयर 2021 में जो कि है 44 बिलियन $, ये बढ़ के कैलेंडर ईयर 2025 में 64 बिलियन $, बन जाएगा। और कैलेंडर ईयर 2030 में 120 से 130 बिलियन $, बन जाएगा। और अभी के लिए जो इंडिया 3rd रैंक में है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में वॉल्यूम के हिसाब से, और वैल्यू के हिसाब से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में 14 नंबर में है। और इंडिया के पास एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल नेटवर्क है जिसमें 3000 ड्रग कंपनीज है, 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और इंडिया का जो ड्रग्स है 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। और यूएस है बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है क्योंकि 40% जो है जेनरिक डिमांड यूएसए का इंडिया ही सप्लाई करता है। और जो जेनरिक मेडिसिन है उसमें जो ग्लोबल का जितना जो वॉल्यूम में जितना होता है उसका 20% इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जेनरिक मेडिसिन का, और ये और भी ग्रोथ होने वाला है आने वाले सालों में। और ये देख सकते हैं इंडिया का फार्मा मार्केट 2018 में ये 50 मिलियन $, के आसपास था, 3.29% ग्रो करके 2021 में ये उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, और 2025 तक ये 9.97 CAGR में ग्रो करने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं टोटल जो फूड और बेवरेज वैल्यू सेल। तो हम ये फार्मा और फूड बेवरेज के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनी MCC मैन्युफैक्चर करता है जो शिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
ये यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, फूड बेवरेज इंडस्ट्रीज में और कॉस्मेटिक पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो ये सब इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में अगर ग्रोथ नहीं रहेगा तो एमसीसी का भी ग्रोथ नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रीजन के हिसाब से 2020 में नॉर्थ लैटिन सब सारा यूरोप और मिडिल ईस्ट एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया में कैसे फूड और बेवरेज का मार्केट साइज है। तो एशिया पैसिफिक में फूड और बेवरेज का सबसे ज़्यादा है जो कि $820 बिलियन है, और 2023 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बढ़कर $908 बिलियन बन जाएगा। और ये देख सकते हैं इंडिया का जो फूड एंड बेवरेज मार्केट है 2020 में ये $142 बिलियन है, और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक ये बढ़ के $516 बिलियन बन जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स जो है उसका मार्केट साइज ये 2016 में सिर्फ $3 बिलियन था, और ये CAGR 27 में ग्रो करके 2020 तक $10 बिलियन बन गया, और ये 19.54% CAGR में ग्रो करने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और 2025 तक ये बढ़ के $31 बिलियन बनने वाला है। तो चलिए कंपनी का बिजनेस के बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं। तो कंपनी 1989 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना था, और ये पहले पैराफिन क्लोरीनेटेड मैन्युफैक्चर कर रहा था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, लेकिन 1990 में ये अपनी जो पोर्टफोलियो प्रोडक्ट है उसको डाइवर्स करने के लिए एमसीसी प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, और 1996 में ये पहले बैंकॉक को एमसीसी एक्सपोर्ट किया था, और जो 1996 तक 32% जो इनका एक्सपोर्ट था, टोटल रेवेन्यू का जो 32% था ये एक्सपोर्ट का ही था। और 2000 में ये एक डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटी लाए, और इसके तहत ये क्या कि प्रीमियम ग्रेड एमसीसी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे, और इनका जो प्लांट का कैपेसिटी था 720 मेट्रिक टन पर आनम से इसको बढ़ा के 1080 मेट्रिक टन पर आनम कर दे। तो कंपनी के पास अभी 59 डिफरेंट ग्रेड का एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग करने का क्षमता है, जो कि हैदराबाद और गुजरात का प्लांट में है, और इसका जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 11,880 मेट्रिक टन पर ईयर है, और कंपनी 30 ईयर से कंटिन्यूस ग्रोथ दिया है, और जो 3 प्लांट है ये मल्टी लोकेशनल है, मतलब 2 तो गुजरात में है, एक तेलंगाना में है। और ये कंपनी जो प्रीमियम ग्रेड प्रीमियम क्वालिटी का एमसीसी मैन्युफैक्चर करता है, इसलिए ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एमसीसी का। तो फ्रेंड्स चलिए अभी डिस्कस करते हैं कंपनी का क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। तो कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एमसीसी का इंडिया में, और 30 ईयर का एक्सपीरियंस है और कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहा है, और इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेजेंस है। और ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, साउथ अमेरिका, यूके, पोलैंड, इटली, डेनमार्क, चाइना, कोलंबिया, बांग्लादेश ये सब को एक्सपोर्ट कर रहा है। और जो इनका जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू का 20% है, और एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू का 73% है, मतलब ज़्यादातर जो इनका जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। और इनके पास एक वेल एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है, और प्रूवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स है, क्योंकि इनका जो मैं प्रोमोटर के बारे में भी पढ़ रहा था, प्रोमोटर के पास भी ऐसे जो इनोवेटिव स्किल्स है, और ये ज़्यादातर इनोवेशन में ही R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही फोकस कर रहे हैं। और कंपनी के पास जो प्रीमियम ग्रेड एमसीसी है उसका 59 ग्रेड है, मतलब ये एक डाइवर्स प्रोडक्ट है, डाइवर्स, और ये डाइवर्स इंडस्ट्री में प्रेजेंस रखते हैं, और इनका जो कस्टमर के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, बहुत सारे कस्टमर के साथ 2 डिकेड से भी ज़्यादा तक रिलेशन है। और ये कंपनी का ग्रोथ का एक कारण ये है कि ये लोग ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इनोवेशन में ही ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसलिए कस्टमर के जो नीड के हिसाब से ये लोग अलग अलग MCC बनाते हैं। और ये कंपनी ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल में भी फोकस करता है। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बहुत स्ट्रैटेजिकल है, क्योंकि गुजरात का दहेज में जो है ये एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी जो 2 प्लांट है तेलंगाना हैदराबाद का, ये सब डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये कंपनी को जब एक्सपोर्ट करता है गवर्नमेंट इंसेंटिव में मिलता है, जो गवर्नमेंट का मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स एंड फ्रॉम इंडिया स्कीम है, इसके तहत इसको 2%, 3%, 5% जो एक्सपोर्ट का टोटल जो है इंसेंटिव के आकार में मिलता है। तो चलिए अभी देखते हैं कंपनी का क्या क्या रिस्क फैक्टर है। तो कंपनी का जो सक्सेस है ये बेसिकली एक ही चीज़ में डिपेंड करता है कि जो MCC है उसका इनोवेशन। तो इनोवेशन में अगर कुछ इनोवेशन का कुछ नहीं हो पाता है या फिर फेलर होता है तो कंपनी का बिजनेस को रिस्क है। और कंपनी बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे थे उनका जो MCC है ये 35 to 40% फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ही जाता है। तो ज़्यादातर ये डिपेंड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और इनका ये जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं ये कुछ ही की सप्लायर्स के ऊपर ही इंपोर्ट जो मतलब डिपेंडेंसी है। तो कंपनी जो MCC मैन्युफैक्चर करता है ये दूसरे जो प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। तो ये जो कंपनी जिस कंपनी को एक्सपोर्ट करता है ये प्रोडक्ट, अगर वो कंपनी का कुछ फेलर हुआ तो भी इसको इम्पैक्ट करेगा इसका बिजनेस में। और कंपनी जो पास्ट नेगेटिव कैश फ्लो रहा है पास्ट में, तो ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा, तो ये एक रिस्क है। और कंपनी का जो ब्रांड इमेज है उसमें उसको अगर ये मेंटेन नहीं कर पाया तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और कंपनी का जो रॉ मटेरियल आ रहा है ये वुड पल्प से बन रहा है, जो कि जो पेड़ों में जो तने होते हैं उसका जो कोशिका से बन रहा है। तो नेचुरल रिसोर्स कम होने से भी इनको रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल हो सकता है, और ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और कंपनी ज़्यादातर जो है एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में जो बिजनेस करने का रिस्क भी रहता है। और अगर कंपनी क्वालिटी कंट्रोल में फेलर रहा तो ये इनका बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में। तो कंपनी का लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हैं कि जो टर्नओवर और नेट प्रॉफिट है, टर्नओवर जो है फाइनेंशियल ईयर 19 में 132 करोड़ है और नेट प्रॉफिट 19 करोड़ है। और टर्नओवर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 143.95 करोड़ है, और प्रॉफिट जो है ये बढ़कर 20 करोड़ हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 21 में टर्नओवर ये बढ़कर 196 हुआ है, और जो प्रॉफिट है 30 करोड़ है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है जून 30 तक, ये इनका नेट प्रॉफिट 8.99 करोड़ है, और इनका जो टर्नओवर है उसी टाइम पीरियड में 55 करोड़। और ये इनका जो टॉप लाइन जो है फाइनेंशियल ईयर 20 में कम हुआ था। टॉप लाइन क्या है, जो रेवेन्यू होता है उसको टॉप लाइन बोलते हैं, और बॉटम लाइन क्या है, जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता है उसको बॉटम लाइन बोलते हैं। तो टॉप लाइन फाइनेंशियल ईयर 20 में थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन बॉटम लाइन ऑल दिस पीरियड में ये ग्रोथ ही कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में जो अर्निंग पर शेयर का एवरेज देख सकते हैं कि 10.88 रुपीज़, मतलब कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, जितना अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो 10.88 एवरेज आता है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 51.54% है। और ये जो PYBV है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये 3.64 है बेस्ड ऑन जून 30, 21 में जो NAV था। और फाइनेंशियल ईयर 21 का जो NAV देखेंगे तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है 2.19। और इसका जो प्राइस टू अर्निंग देखें तो 13.93 रुपीज़ है, और ये रिजनेबली प्राइस है, ज़्यादा ओवर प्राइस भी नहीं है।
तो फ्रेंड्स चलिए अभी आईपीओ डिटेल्स जानते हैं। आईपीओ ओपन कब हो रहा है, नवंबर 1 को हो रहा है, और आईपीओ क्लोज डेट नवंबर 3 को हो रहा है। और जो इशू टाइप है ये बुक बिल्ड टाइप इशू है, मतलब हर दिन इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख सकते हैं। और फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ है। और आईपीओ प्राइस जो रेंज है 161 से 163 है, और 163 को कट ऑफ प्राइस बोलते हैं, आपको पता होगा। और मार्केट लॉट जो है एक लॉट में 90 शेयर आता है, और मिनिमम ऑर्डर एक लॉट ही कर सकते हैं, मतलब 90 शेयर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और लिस्टिंग कहाँ हो रहा है, बीएसई एनएसई दोनों में हो रहा है। और इशू साइज जो है ये 125 करोड़ का इशू साइज है। और ये बेसिकली कोई ओएफएस नहीं है, ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है, ये सब फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू है मतलब ये टोटल जो 125 करोड़ है ये कंपनी का एक्सपेंशन के लिए ही यूज होगा, प्रोमोटर के पास कुछ नहीं जाने वाला। और ये आप देख सकते हैं आईपीओ का टाइम टेबल जो अलॉटमेंट हो रहा है, नवंबर 10 को अलॉटमेंट होगा शेयर, और जिसको अलॉटमेंट नहीं होगा रिफंड हो जाएगा नवंबर 11 को। और जो डिमैट अकाउंट में कब आएगा शेयर, नवंबर 12 को आ जाएगा। और आईपीओ लिस्टिंग हो रहा है नवंबर 15 को। और आईपीओ का लॉट साइज मिनिमम कितने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 90 शेयर के लिए। और ये इसका 163 कट ऑफ प्राइस था, और इसके हिसाब से लेंगे तो मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए 14,670 रुपया चाहिए। और मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हैं, 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 1170 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए 1,90,710 रुपया चाहिए। और प्रोमोटर होल्डिंग 64% है, और इसमें कोई ओएफएस नहीं है, तो प्रोमोटर होल्डिंग आईपीओ से पहले और बाद में भी सेम रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो में जो भी आपको वीडियो से पहले जो भी मन में क्वेश्चंस था वो सब क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप मुझे इजी फाइनेंस प्लस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।